नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने टॉपिक 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 1857 के क्रांति में जो दीर्घ कारण थे, उस दीर्घ कारण में हम लोग का जो पहला कारण बन रहा है वह है राजनैतिक कारण। इसका चर्चा भी हम थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में किया है। राजनीतिक कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति में 1857 की जो क्रांति थी उसको मैंने दो कारणों में बांटा था, एक दीर्घ कारण और दूसरा राजनीतिक। दीर्घ कारण और तात्कालिक कारण। तो दीर्घ कारण में पहला जो टॉपिक हम लोग का आज है वह है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इसका मतलब यह हुआ यह एक ऐसी नीति थी जो राजाओं के प्रभाव, प्रतिष्ठा और शासन काल को प्रभावित की थी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला सहायक संधि। अब इसका भी पहला जो पॉइंट होगा वह होगा सहायक संधि। अब सहायक संधि कहते किसको है? तो दो या दो से अधिक बड़ी शक्तियों के बीच शासन प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए की जाने वाली संधि को हम बोलते हैं सहायक संधि। और इस संधि की शुरुआत सबसे पहले यदि माना जाए या पहली बार माना जाए तो आधुनिक भारतीय इतिहास में फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का जो पहला प्रयोग किया था आधुनिक भारत में वह फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले ने किया था। और इसी को आगे चलकर के 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भी इस संधि को अपने शासनकाल में लागू किया था। अब इस संधि की विशेषताएं भी थी, कुछ कमियां भी थी। इस संधि के तहत होता क्या था, यह राजाओं के साथ की जाने वाली संधि थी। इसमें लॉर्ड डुप्ले ने राजाओं को यह आदेश या सुझाव दिया था कि आपके राज्य में हमारी सैनिकों की टुकड़ी रहेगी और जिसका खर्च आपको वहन करना होगा। इसके अलावा आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए हमारा एक रेजिमेंट आपके यहाँ रहेगा और रेजिमेंट के जो सैनिक होंगे उसका खर्च भी आपको देना होगा। साथ ही साथ आप बिना हमारे अनुमति के या परमिशन के आप बाहरी किसी भी राजाओं से न तो शत्रुता कर सकते हैं, न ही मित्रता कर सकते हैं और न ही हमारे दुश्मन को बिना हमारे अनुमति के शरण दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी उस सहायक संधि में। इस संधि से जो हमारे राजा थे, देशी राजा जो थे, उनके प्रतिष्ठा और उनके शासन को बहुत नुकसान पहुंचा। जनता से उनका विश्वास टूट गया, यहां तक कि अब वे सेना नहीं रख सकते थे। पड़ोसी राज्यों से उनकी मित्रता कम हो गई, यानी वो पूरी तरह से अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रशासन के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे। और इस तरह से सहायक संधि के तहत जो राज्य वेलेस्ली ने अपने शासन के अधीन किया था उसमें आपका हैदराबाद, सत्रह सौ 1799, अवध 1801, मैसूर 1802, बरार एवं भोसले 1803
1803 सिंधिया 1804 जोधपुर जयपुर एवं मच्छेड़ी के साथ साथ बूंदी तथा भरतपुर सहायक संधि के तहत अंग्रेजी शासन में मिलाए गए या उससे सहायक संधि की गई, जहां पर अब राजाओं की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सहायक संधि के तहत जो राज्य मिलाए गए थे या जिन राज्यों के साथ सहायक संधि हुआ था, उनमें हैदराबाद, अवध, मैसूर, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी एवं भरतपुर थे। ये कुछ सहायक संधि करने वाले राजाओं के राज्य या रियासतों के नाम है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा सहायक संधि। दूसरे में पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी, जिसको आप जानते हैं 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ये भी अपने शासनकाल में भारत को अंग्रेजी शासन के अधीन करना चाहता था, जिसके लिए कई नीतियां अपनाया था। और लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि भारत की जो रियासतें हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं, वह कुल रियासतें 3 ही प्रकार की हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के टोटली रियासत को 3 भागों में बांटा था। पहले भाग में उसको रखा जिसके तहत उसका मानना था कि वैसे रियासत इसमें आएंगे जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थे और वे कर नहीं देते थे, वे हमारे अधीन रहेंगे। दूसरे के तहत उसने उस रियासतों को रखा जिसके तहत उसका मानना था कि वे ऐसे रियासत हैं जो मुगलों या मराठों के अधीन तो थे और कर भी देते थे, तो वो भी हमारी सत्ता के अधीन आएंगे। तीसरे में उसने उस रियासत को रखा जिसके तहत उसका मानना था कि वे रियासत अंग्रेजों के शासन काल में या तो पुनर्स्थापित हुए हैं या पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए इन तीनों प्रकार के रियासतों को मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे अंग्रेजी सत्ता के अधीन करें। इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने तरह तरह की नीतियां अपनाई थी और उनमें से कुछ विशेष नीतियों को मैं आपको आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं। तो पहला जो नीति था लॉर्ड डलहौजी का, राज्य हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी इस प्रकार की नीतियों को अपनाया था। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति, शांति नीति या व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। इसके तहत उसने कई प्रकार की नीतियां और भी लगाई। खैर पहले ये हम लोग जान जाए कि इस नीति के तहत उसने किन किन रियासतों को अपने शासन के अधीन किया था। तो इसके तहत सबसे पहले उसने सतारा को 1848। एक चीज और आप जान जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल रहा था 1848 से 1856 रहा था और इस क्रम में वे भारत के 8 रियासतों को अंग्रेजी सत्ता के अधीन किया था। कितने? 8। ठीक है, तो पहला आपका सतारा है 1848, दूसरा जैतपुर, तीसरा उड़ीसा, बघाट, हिमाचल प्रदेश,
उदयपुर, झांसी एवं नागपुर। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत के 8 रियासतों को लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत राज्य हड़प नीति, शांति नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति या राज्य या व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति के तहत 8 राज्यों को भारत में अंग्रेजी सत्ता के अधीन कर दिया था। अब ये किस प्रकार से उसने किया था, थोड़ा सा इसको अभी हम देखते हैं। उसका मानना था कि जो अंग्रेजी जो भारत के राजा हैं उनको शासन करने का तरीका पता नहीं है। तो बहुत सारे, जैसे अवध को जान जाए आप, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया था। वाजिद अली शाह वहां के नवाब हुआ करते थे, तो कुशासन के आरोप पर उसको ले लिया था। तो राज्य हड़प की नीति के तहत उसने बहुत सारी प्रथा को चालू कर दिया या नियम को चालू कर दिया। पहला क्या, गोद लेने की प्रथा खत्म कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कर दिया कि वैसे राजा, वैसे शासक जिनके पुत्र नहीं होंगे वो गोद नहीं ले सकते हैं। यानी कि दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उसके राज्य को मिला लिया जाएगा। तो बहुत ऐसे राजा थे जिसके उत्तराधिकारी नहीं थे और उनके राज्य को इस प्रथा के तहत उसने क्या किया, मिला लिया था। जैसे ये भी काफी वीवीआई बन जाता है। भारत में वैसी कौन सी रियासतें थी जिसके उत्तराधिकारी नहीं थे या पुत्र नहीं थे, है ना? तो वे कौन कौन से थे? तो पहला आपका है झांसी, उदयपुर, संभल, नागपुर, ये जो है 4 राज्य जो आप देख रहे हैं, 4 रियासतें, इनके कोई पुत्र नहीं थे। ध्यान में रखिएगा, इसको आप नोट में कर सकते हैं। यहाँ के रियासतों के पुत्र नहीं थे और लॉर्ड डलहौजी ने जो अनाउंसमेंट किया था उसके तहत ये लोग अपना पुत्र नहीं रख सकता था, लोग गोद नहीं ले सकता था, लोग इनके राज्य को विलय करना पड़ता था। इसी के तहत आप पढ़ेंगे कि जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा किसको मानते हैं हम लोग? तो अंतिम पेशवा मानते हैं लोग बाजीराव द्वितीय को, सेकंड को। बाजीराव सेकंड को भारत का अंतिम पेशवा माना जाता है। तो ये 4 जो थे, इनके कोई पुत्र नहीं थे और इनको मना किया गया था कि आप गोद नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो अंतिम जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड थे। क्या आप बता सकते हैं बाजीराव सेकंड के बारे में, ये पेशवा क्या होता है? तो आप पढ़े भी होंगे, जैसे कि यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, गुप्त डायनेस्टी में आप पढ़िएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और आगे आप पढ़ेंगे कि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न होते थे। ठीक उसी प्रकार मराठों के जो नेता थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो अपने 8 व्यक्तियों का एक मंत्री परिषद बनाए थे। मंत्री परिषद, 8 व्यक्तियों का एक मंत्री परिषद बनाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और वो मंत्री परिषद 8 अलग अलग विभागों में बटा हुआ था। उसमें एक था वित्त विभाग। वित्त विभाग
एवं सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन, इसके जो हेड होते थे वे पेशवा कहलाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अष्टप्रधान बनाया था अपने यहाँ, मंत्रिपरिषद का जो ग्रुप बनाया था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, और उसमें जो वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन के जो मुख्य हुआ करते थे उसको पेशवा कहा जाता था। आप समझ सकते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वही स्थिति इनकी हुआ करती थी। तो उनको वहां पे बहुत पावर होता था, लेकिन डलहौजी की नीति के अनुसार यह कह दिया कि मैं अब पेशवा के पद को ही खत्म कर दे रहा हूं, पेशवा होंगे ही नहीं। और इन्हीं के जो पुत्र थे नाना साहब, और इनको निर्वासित भी कर दिया गया, आ गया पेशवा, उसका नहीं चलेगा। अब देखिए ये महाराष्ट्र में है और इनके प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र से कहा भेज दिया जा रहा है, कानपुर भेज दिया जा रहा है, यहाँ पे निर्वासित किया जा रहा है यूपी में। आप वहां जाइए और वहीं रहिए, इस पे पेंशन पे। तो बाजीराव सेकेंड को पेंशन पर भेजा गया, कहा महाराष्ट्र से कानपुर में। कितने पेंशन पे? 8 लाख के पेंशन पे, 8 लाख के पेंशन पर इनको भेज दिया गया और अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आपके बाद जो है पेशवा पोस्ट होगा ही। और इसी तरह से जब नाना साहब ने पेशवा पद का डिमांड किया तो उसे इलीगल बताया गया, और फिर जब वो पेंशन का डिमांड किया कि ठीक है नहीं दे रहा है तो उनको पेंशन दीजिए, तो उन्होंने यह कहा कि आप तो उनके पुत्र है ही नहीं, आपको भी देने से इनकार कर दिया। जो पेंशन का डिमांड किया था उसको भी देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार नाना साहब में भी क्या एक प्रकार की असंतोष की भावना बनी और वो भी आगे क्रांति के लिए तैयार हो गए थे। अगला जो लॉर्ड डलहौजी ने नीति चलाया था, 2 नीति मैंने आपको पढ़ाया। एक, गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया। दूसरा, राज्य व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, शांति का सिद्धांत। और अगला जो नीति उसने लगाया था, एक नीति बनाया था, एक कमीशन बनाया था उसने, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का घोषणा किया था उसने, इनाम कमीशन। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि भारत में ऐसे बहुत सारे जागीरदार हैं, जमींदार हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं और वो ब्रिटिश को बहुत कम कर देते हैं, और उनका जो जमीन है वो संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं है। इसलिए कमीशन का गठन किया और उसने पता लगाया कि कितने ऐसे जमींदार हैं जो हमको कर नहीं देते हैं या जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, है ना। तो इस तरह से इस कमीशन का जो उद्देश्य था, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जागीरदारों की जो जमीन थे उनको छीन लिया जाए, जमीनों को छीना जाए, छीना जाए। अब जागीरदार जो थे उनके पास अपने सैनिक होते थे, उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती थी। तो पता किया गया, तो उस समय इस कमीशन ने पता लगाया कि लगभग भारत में 35,000 जागीरदार हैं और 35,000 में से 21,000, कितने जागीरदार? 35,000, और 35,000 में से 21,000 जागीरदारों की भूमि छीन ली गई, उनकी नीलामी कर दी गई भूमियों की। अब उनकी स्थिति ये हो गई, जो बाकी बचे हुए थे वे अपने जमीन पे टैक्स देते थे, अपने जमीन से वंचित हो गए। इस प्रकार ये लोग भी जो थे वे भी ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश नीतियों के प्रति अपना असंतोष रखते थे और वे भी क्रांति के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार जो राजनीतिक कारण थे, इसका एक छोटा सा परिचय मैंने रखा। अगले वीडियो में मैं 1857 के क्रांति का सामाजिक धार्मिक कारणों पर भी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।